मेरा ख्याल आप बहुत आगे चले गए हैं। इंडिया का इतना बुरा हाल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अम, मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक छोटा सा सेटबैक आया है नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। तो ऑलरेडी वहां डिबेट शुरू हो गई है कि क्या ये फॉरेन पॉलिसी जिसके साथ ये शिकस्त हुई है, क्या ये डिफेंस बजट जिसके साथ खड़े नहीं हो सके, इन चीजों के ऊपर वहां डिस्कशन शुरू हो गई है और रिव्यूज होने शुरू हो गए। और कभी मत भूलिएगा कि इंडिया इज नाउ द फोर्थ और द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वो तो मेरा ख्याल है नशा था उनको अपनी मकबूलियत का और अपनी स्ट्रेंथ का, कि वो समझते थे कि अब हम चाइना के साथ कंपटीशन में आ सकते हैं। एक्चुअली वो चाइना के साथ कंपटीशन में नहीं आ सकते। चाइना 5 गुना ज्यादा उसकी ग्रोथ है और उसकी जीडीपी है। इंडिया ग्रेट पावर नहीं बन सकता, मगर वो अपने आप को समझने लगे थे इस तरीके से। तो अब मेरा ख्याल है उनको कुछ एहसास हुआ है, इसलिए आपने देखा वो अब भागे हैं चाइना के साथ बातचीत करने के लिए। अब वो अमेरिका से पीछे हटे हैं बिकॉज उन्हें समझ आ गई है कि ये नहीं है। मगर इंडिया, मेरा ये ख्याल है कि इंडिया अमेरिकन कैंप में ही रहेगा। अमेरिका जहां जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है अमेरिका के कैंप में रहेगा। इधर उधर हाथ पैर मारने की कोशिश करेगा मगर अमेरिका के कैंप में रहेगा। मगर साथ साथ वो अब थोड़ा सा टिल्ट कर रहा है। अब वो रशिया चाइना को भी, वो फोरम को भी एक्टिवेट कर रहा है एंड सो ऑन। और आपने देखा उसने जैसे ही थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है विद चाइना, तो चाइना ने रिस्पॉन्ड किया है। तो हम्म। चाइना भी चाहता है कि इसको अमेरिकन कैंप से निकाला जाए, और अगर इनके कैंप में नहीं आता तो न्यूट्रल रहे। मगर वो न्यूट्रलिटी आजकल बड़ी मुश्किल होती जा रही है बिकॉज ग्लोब जो है वो स्प्लिट हो रहा है टू मल्टीपोलर। हम्म। पहले तो एक पोल था, अब हम्म। चाइना, रशिया, ब्रिक्स, ये दूसरा पोल बनना शुरू हो गया। तो अब इंडिया के लिए मुश्किलात है। मैं समझता हूँ कि ये जब 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 तक ये बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी उस वक्त तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। मैं नहीं समझता कि इनके पास इतनी अकल है या कुव्वत है कि अपने आप को अब तब्दील करे इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्टेट। मगर ये आप ये ना समझें कि अब इंडिया फारग हो गया है और इंडिया के पास ये नहीं है वो नहीं है। ऐसी बात नहीं है। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री और इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वो और बात है कि अंदर नरेंद्र मोदी और बीजेपी वो फाशिज्म की तरफ जा रहे हैं। और मगर मैं समझता हूँ ये बीजेपी की आखिरी गवर्नमेंट है। हम्म। इसके बाद बीजेपी इलेक्शन नहीं जीतेगी। अब जो चीज बढ़ रही है ना वो यही है कि बीजेपी की पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है। तो हम्म। इसका ये मतलब है कि जो बाकी लोग हैं उनकी बढ़ रही है, रिलेटिव बात है। तो हम्म। इसलिए अभी तो आरएसएस जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गई है। वो सोच रही है कि इसको तब्दील करे या और हमारा नुकसान ना करा दे। हम्म। मगर अब ये चाइना के साथ मुकबका करने जा रहे हैं और चाइना बिल्कुल यही चाहेगा कि इसको अमेरिका के कैंप से इधर खींचा जाए बिकॉज ये अमेरिका कैंप में के खिलाफ इसको बनाया गया वहां हम्म। क्वाड के अंदर, ताकि चाइना को कंटेन किया जाए। तो हम्म। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के ऊपर अब एक नया इश्यू है ना। अब इंडिया की पुरानी पॉलिसी थी वन चाइना। जब हम्म। चाइना कहता था वी वन चाइना, मतलब है कि ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना, तो इंडिया उसको सपोर्ट करता था। मगर पिछले 10 साल से जब जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, हम्म। बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये वन चाइना पॉलिसी जो है इसको छोड़ दिया। इसके ऊपर तबसरा ही नहीं करते। अब कहते हम्म। ही नहीं है वन चाइना पॉलिसी। हम्म। अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं। मगर दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है ना बिकॉज चाइना जो है वो वन चाइना पॉलिसी को अब अपने सारे ब्रिक्स वाले साथियों को सबको लेके बढ़ा रहा है वो। तो जी। किसी न किसी स्टेज पे ये एक और क्राइसिस आ रही है इंडिया के लिए। ठीक। मगर कहाँ 10 साल में इंडिया कहाँ होगा? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 5-6% चल रही है और हम्म। ये ऐसे ही चलेगी। हम्म। बहुत डायनेमिज्म है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है। किसी ने भी जिक्र किया था जनरल बाजवा के जमाने में कि जी जी। हम जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर तवज्जो देंगे। वो हम्म। नहीं हुआ ना। जी। उसकी वजह ये थी जियो इकोनॉमिक्स नहीं चली बिकॉज इंडिया तैयार नहीं था। जियो हम्म। इकोनॉमिक्स वो चाह रहा है कि आप सिक्योरिटी की तरफ रहे ताकि आपके सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सिक्योरिटी में जाएं और इधर ना जाएं, डेवलपमेंट में ना जाएं, आवाम के लिए ना जाएं, ताकि एलिनेशन हो। अब बलूचिस्तान में जो हुआ इंडिया इसीलिए उसको सपोर्ट कर रहा है। हाँ। केपी के अंदर जो गड़बड़ हो रही है वो इंडिया सपोर्ट कर रहा है उसको। तो हम्म। आई थिंक हमें अपना घर को ठीक करना है। आप फिक्र ना करें इंडिया का। हम्म। आप अपनी तवज्जो दें कि आपने अपने घर को कैसे ठीक करना हम्म। है। इंडिया जहां भी जाता है जो भी होगा शुड नॉट बी योर कंसर्न। हम्म। आपकी कंसर्न होनी चाहिए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम क्या बढ़ रहे हैं और क्या कम हो रहा है यहाँ, वो देखें आप। प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दो तिहाई अक्सरियत का मामला, फिर दूसरी तरफ रेफरेंडम भी है। अ, किसी ना किसी सतह पर तो कोई ना कोई बात आगे चलेगी ही, तो वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है? देखिए, इसके पीछे सबसे ज्यादा कंसर्न जो है वो हमारी
को है, बिकॉज वो नेशनल सिक्योरिटी का वही एक इदारा है जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्रोमिसेस जो हैं वो अपना ख्याल करे और हम इतने पैसे नहीं दे सकते प्रोविंस को, हमने वफाक को चाहिए। जैसे मैंने कहा ये प्रॉब्लम बना हुआ है, और जैसे मैंने कहा कि इसको बाकी लोग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आपका जो सवाल है कि ये कैसे होगा, कौन करेगा, हाँ। ये लोग जो नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं और जो प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हुए हैं ये एक ही है, ये दो नहीं है, ये एक ही खाता है। ये नहीं होने देंगे। ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। जब जैसे उन्होंने सदर्न पंजाब सूबे की बात की, सारी सियासी जमातों ने कह दिया हाँ करेंगे वोट लेने के लिए, बिकॉज वहां एक सब नेशनलिज्म बन रही है, मगर हकीकत में नहीं करते, बिकॉज अपना पावर जो है प्रोविंस का वो उधर नहीं देना चाहते। वो चीफ मिनिस्टर कहता है मैं ही हूँ, प्राइम मिनिस्टर के बाद मैं ही हूँ। अब एक चीफ मिनिस्टर और ये लोग जो बनते हैं, और आपको पता है कैसे फैमिलीज कंट्रोल कर रही हैं, और कोई यहाँ कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, मरूसी सियासत है। तो इसके लिए तो आइन को तब्दील करना पड़ेगा सिर्फ, और वो इतना आसान काम नहीं है आइन को तब्दील करना। लोग कहते हैं जी 27वीं अमेंडमेंट वगैरह वगैरह, आपने खुद ही अभी बताया कि पीपल्स पार्टी तो नहीं होने देगी। क्यों? सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है ये बढ़ेगा सिंध के ऊपर। पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल करती है क्योंकि उनके पास रूरल सिंध का सारा वोट है। वो एक नेशनलिज्म है जिसको पीपल्स पार्टी जो है वो टैप करती है। हाँ। अगर वहां सिंध के अंदर मुख्तलिफ प्रोविंसेस बन जाते हैं तो कराची भी बन जाएगा फिर अलग प्रोविंस, और पीपल्स पार्टी का वहां कोई होल्ड नहीं होगा उसके ऊपर। तो पीपल्स पार्टी तो कि कराची हाथ से निकल गया तो फिर रहा क्या उनके पास, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके के साथ पंजाब के अंदर भी सदर्न पंजाब महरूम है, सेंट्रल पंजाब तकड़ा है, तो सेंट्रल पंजाब तो नहीं चाहेगा कि उसका पावर लेके कहीं और दे दिया जाए। और इस वक्त भी जो रूलिंग पार्टी इस वक्त जो वो सेंट्रल पंजाब पार्टी है ना, उसको तो अब मुस्लिम लीग को तो सदर्न पंजाब में वोट शोट ज्यादा नहीं मिलता एंड सो ऑन। तो इस किस्म के इश्यूज हैं आपके, और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी रुकावट जो है वो आजकल के सियासतदान है जो प्रोविंसेस में बैठे हुए हैं और जो नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं, वो इसको नहीं आगे बढ़ने देंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। पहली चीज तो ये है कि 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए प्रोविंसेस के अंदर भी। अब सिंध के अंदर तो आपको नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं देगी, कर ले जो मर्जी। तो फिर ये कैसे होगा कि सिंध के अंदर वैसे हालात रहे और पंजाब के अंदर मरियम नवाज को या मियां नवाज शरीफ को आप मनवा लें कि अच्छा जी कर दो तो वो कर देते हैं। बलूचिस्तान के अंदर वहां लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, केपी के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू डू दिस, बट इसकी जो रैशनल है, जो इसकी जरूरत है, वो तो सबको समझ आ रही है। और सोल्यूशन जो है, अगर आप इतने ज्यादा प्रोमिसेस नहीं बनाते तो फिर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोबस्ट जिसे तकड़ा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा, और उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, और अदालतों को बड़ी सख्ती के साथ उस लोकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो लोकल गवर्नमेंट लॉ बनाते हैं उसके अंदर उसको बिल्कुल लोकल राइट्स जो है उसको फारग कर देते हैं, वो सारे का सारा सेंट्रलाइज स्टेट ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर देते हैं। अभी भी जो कानून आप देख रहे हैं जो बने हुए हैं उसके अंदर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास तो पावर नहीं है लोकल, वो तो आपको ब्यूरोक्रेट्स को उनको दे दिया उन्होंने पावर।